बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, ये है अमला हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने कहा सुबह सुबह थोड़ा चेंज देते हैं आपको, बैठ के थोड़ा लेजी हो जाता है और ये अपनी लेजीनेस को किल करने के लिए और आपको ये मैसेज देने के लिए कि थोड़ा हमारे सेट का भी है, हमारे सेट का भी है। हम आते हैं, हम यहाँ पे वॉक करते हैं, आपको बताएंगे कि हम थक गए थे। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ही चेंज हम आपके साथ हाजिर है इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक है। आज भी आपने एक्सप्रेसो ट्यून इन किया हुआ है और अपने दिन का आगाज करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। वेलकम टू द शो। हम भी तैयार हैं। हम तैयार हैं, बिल्कुल। पीएसएल वाले तैयार। ये पीएसएल का इन्होंने जिक्र कर दिया तो आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। हमारे लेजेंड जनाब वसीम अकरम साहब की आज बर्थडे है और 55th बर्थडे है। तो हम वसीम अकरम को अपने एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के। हम अगर कहें कि इमरान खान साहब के बाद सबसे बड़े क्रिकेट लेजेंड, सबसे बड़े क्रिकेट स्टार वसीम अकरम है तो गलत नहीं होगा। और अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो द टाइप ऑफ बॉलर ही इज, जो एजाज, जो मर्तबा इनको मिला है, अल्लाह ने जो स्किल इनको दी है, वो शायद दुनिया में किसी और बॉलर के हिस्से में नहीं आई है। कर रहे थे वकार भाई के साथ जब हम लेफ्ट हैंडेड की बात कर रहे थे, तो ये वसीम अकरम का नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आया था कि जो बाएं बाजू वाले लोग होते हैं, जो जिनसे काम करते हैं, लेफ्टीज के हवाले से खपचू कहते हैं। जी बिल्कुल। और दुनिया भर में बेहतरीन ऑलराउंडर हुए हैं। सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स वसीम भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और अच्छी जिंदगी मजीद आगे दे। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कुछ कोविड के हवाले से। वैक्सीनेशन का सिलसिला भी मुल्क भर के अंदर जारी है और इस मैसेज के साथ कि आपने अगर वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई तो लगवाइए। और बस हाँ चले, बस अब हो गया। अब हेडलाइंस बताइए। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ मिला वो मिसाल नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के केस में फैसला जारी। भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। तलबा का एहतजाज काम कर गया। हुकूमत का इम्तिहानात पर यू टर्न। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद लेने का फैसला। तिलिस्माती गांव की दानिश भरी महफिल, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में साइकिलिस्ट समर खान होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। नताशा नूरानी की एल्बम रौनक का पहला गाना छोड़ो रिलीज। गुलकारा नताशा नूरानी होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे भी है और उसके हवाले से हमारा स्पेशल सेगमेंट भी है, ओवर अ कप ऑफ कॉफी। तो आप इसी खुशी में अमला हसन साइकिल खरीद रही हैं आज और साइकिल चलाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह। ये चलाना चाहिए। साइकिल कहते हैं मेडिसिन है, एक्सरसाइज आपने खरीद की कौन सा मार्का? नहीं, मैंने अभी दोबारा शुरू कर दिया कोविड के बाद। तो अगर आपने नहीं की तो कीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और साइकिल वैसे भी सस्ती एक सवारी है और सेहत के लिए भी अच्छी है। बिल्कुल सस्ती नहीं है आजकल साइकिल। ये नहीं, वो आप वो ब्रांड्स वाली ना खरीदे जो लोग खरीद के दिखाते हैं कि मेरे पास ये वाली है। आप नॉर्मल वाली ले लें। खैर इन्होंने लेनी नहीं है, आप ऐसा करें कि फौरी बड़ी खबर में आ जाए। जी, तो सबसे पहले बड़ी खबर में बात बजट की तैयारियों के हवाले से है जो कि उरूज पर है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपना तीसरा सालाना बजट 11 जून को पेश करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल वजन जो होगा 8,400 अरब रुपए होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा, जबकि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगवाने की भी तजवीज़ दी गई है। गवर्नमेंट की जानिब से दावा किया जा रहा है और बज़ाहिर तो खुशखबरी सुनाई जा रही है कि बजट में आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन बजट को आवाम दुश्मन करार देगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कॉपी पेस्ट होता है हर साल। ये जो स्क्रिप्ट होता है ना कि हुकूमत कहती है कि आवाम दोस्त होगा, आवाम अपोजिशन कहती है आवाम दुश्मन होगा। मतलब आप निकल ही आए हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ से, हम क्या बात करें। खैर, बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए इस वक्त जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का आज प्री बजट सेमिनार होने जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट के मुखालिफ ऑब्वियसली हिकमत अमली अपनाई जाएगी और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब और गवर्नमेंट के दरमियान मफाहमत की बातें शुरू हो गई हैं। ये कल की हाईलाइट है। असल खबर तो ये है गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपील थी वो वापस ले ली है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की दरखास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी भी करा दी है। क्या हो रहा है इस बाहमी अफाम और तफहीम पर? पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आई है और अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून
नून और गवर्नमेंट ने वट्टे सट्टे की सियासत शुरू कर दी है और सियासी सूरत हाल ये कुछ अजीब जो कह ले मोड़ इख्तियार करने जा रही है। इस हवाले से हमारे आज के गेस्ट हैं बिल्कुल शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत में क्या राय रखते हैं। सर साहब, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली, जबकि शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करा दी है। तो हम अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसने इस मामले को, जैसा कि हमने कहा, भी वट्टे सट्टे की सियासत करार दिया है। आप सियासी तौर पे इस मामले को कैसे देख रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए, आने वाले दिनों में अगर मैं आपको डायरेक्टली ऑन टू द पॉइंट आ जाता हूं, क्या शहबाज शरीफ साहब बाहर जाने की इजाजत ले पाएंगे, क्या उनके बाहर जाने के चांसेस हैं? मेरा ख्याल है इस फैसले के बाद लगता है कि शायद ये मुमकिन हो पाएगा। अब ये एक काफी बड़ा एक चेंज आएगा, तब्दीली होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हुकूमत ने अभी तक सस्टेन और मेंटेन किया हुआ है। क्या इसके और भी अवामिल हैं इसके अंदर, इस सारे किरदार के अंदर उनका किरदार है? मुमकिन है, हो सकता है, लगता है शायद हो, लेकिन यूं लगता है कि पाकिस्तान की सियासत किसी तरह की जो मुफाहमाना सियासत है उसका गालिबन लगता है कि एक उसका जो वजन है वो बढ़ता जाएगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री सियासत और पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो मैं इसको बहुत छोटी बात नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जरा इसको और बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करेंगे कि आया ये ऊंट किस करवट पर है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की भी बात करें तो इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत का बयानिया लेकर चलना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज की बात की जाए तो वो मज़ाहमत पर डटी हुई हैं। शेख रशीद साहब से कल भी हमारी बात हुई और वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकलेगी। आप क्या देखते हैं कि नून लीग तकसीम होने जा रही है, जो बज़ाहिर हमें सिचुएशन नजर आ रही है? तकसीम से ज्यादा असल में हम इसको गलत मानो में बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन चीजों को। मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी तौर पर ये जो एक टसल थी विद इन दी PMLN, और वो दो भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, एक दूसरे के साथ है, सब ठीक है, लेकिन एक अंडरलाइन टसल थी। मरियम नवाज अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करना चाहती थी और उनके वालिद भी यही चाहते होंगे यकीनन, लेकिन उनके वालिद का बाहर जाना उसने स्पेस इतनी क्रिएट कर दी और मरियम ने बहुत कोशिश की उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन बाहर सूरत तजर्बा, विजडम, शहबाज शरीफ साहब का एक मुख्तलिफ रवैया, मरियम ने एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया, शहबाज शरीफ साहब का अंदाज मुख्तलिफ है। गालिबन इस वक्त की सियासत के अंदर शहबाज शरीफ साहब का जो मुफाहमाना जिसको कहा जाता है वो रवैया जो है वो शायद ज्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको लगता है कि वो जो स्पेस क्रिएट हुई थी नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद, वो लगता यूं है कि आने वाले महीनों के अंदर और दिनों में शायद शहबाज शरीफ साहब ज्यादा असर के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपने कहा कि मुफाहमाना पॉलिसी ज्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर वो डेफिनेटली वो बयानिया फिर अपनी मौत मर जाएगा जो नून लीग लेके चल रही है, वोट को इज्जत दो वाला। खैर, PDM की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को चौधरी साहब आप बहुत ज़बरदस्त समझते हैं। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी एलाइज भी हैं, पीपल्स पार्टी के रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर, तो इन्होंने PDM से राहें जुदा कर ली। अब PDM की दीगर जमातों की अगर बात करें तो क्या इस वक्त जो गवर्नमेंट के खिलाफ उनका ऐलान है एहतजाज का, जलसे जुलूसों का, ये PDM में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी के बगैर आप समझते हैं कि उतना मुअस्सर रहेगा या इसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में PDM का मुकाबला अब पीपल्स पार्टी और ANP के ज्वाइन करने से हटके अब PDM का मुकाबला होगा शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन के साथ। इन दोनों में से देखो कौन ज्यादा फाल होकर सामने आता है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये वाकई में एक ऐसी तफरीक पैदा हो रही है। PDM एक मोस्टली उन लोगों पे मुश्तमिल है, गो के उन्हीं पार्टियों के लोग हैं, लेकिन जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। खासतौर पे फजल रहमान साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, यही दो बड़े उसके अंदर लोग हैं जो कि मेन लीडर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वैल्यू उस दिन कम हो गई जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP हट गई, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन लीडर्स भी थे अपनी पार्टीज के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब ये नॉन पार्लियामेंट्री, आउट ऑफ द सिस्टम लोग रह गए, और जो सिस्टम में लोग अब ज्यादा सामने आ गए वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब उनका रोल जो होगा पार्लियामेंट में, वो किस तरह अपना रोल अदा करते हैं, वो पार्टी को किस लाइंस पे चलाते हैं, वो अपोजिशन को कैसे आगे लेके चलते हैं, वो डिटरमिन करेगा कि PDM फाल रह सकती है या नहीं रह सकती, जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP का रोल इतना नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, जो गवर्नमेंट अपना तीसरा सालाना बजट 11 जून को पेश करने जा रही है, अपोजिशन के अगर खासतौर पर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात
बात करें तो दावा बार बार यही किया जा रहा है कि अवाम दुश्मन बजट हम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन बजट की मंजूरी रुकवा सकेगी? अगेन शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम एक टफ टाइम देंगे हुकूमत को पार्लियामेंट में बजट सेशन में। वो ये नहीं कह रहे कि हम बजट को डिफीट करेंगे, और डिफीट करने के लिए जो नंबर्स उनको चाहिए वो गालिबन इस वक्त मौजूद नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब की जो एक ग्रुप बना है, वो ग्रुप भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये बयान कर चुका है कि वो बजट जो है, बजट के अंदर हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली है। एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि होने जा रही है और कल के दिन में होगी, बल्कि आज के दिन में होगी, और वो ये है कि PMLN अपना एक सेमिनार कर रही है जो कि बजट रिलेटेड है। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है अपोजिशन की तरफ से। ये फर्क आपको नजर आएगा PDM और अपोजिशन के किरदार के अंदर, जो ये अपोजिशन का किरदार है शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, कि हम पॉजिटिवली कैसे इस डिबेट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बजट भी पास हो जाएगा और इनका रोल भी पॉजिटिव रहेगा। गो के जाहिर है कि अपोजिशन का काम होता है कि मुश्किलात खड़ी करना, मुश्किल सवाल पूछना, और अगर मौका लगे ऐसे मौकों पे तो आप हुकूमत को अगर गिराना चाहते हैं तो गिरा भी सकते हैं, लोगों के उनके पास इस वक्त नंबर्स नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन का ग्रुप अभी हुकूमत PTI की हुकूमत को नहीं छोड़ रहा, उनके साथ ही रहेगा, इसलिए उसका चांस तो नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव या बेहतर मुझे कंट्रीब्यूशन ऑपोजिशन का नजर आता है। जहांगीर ग्रुप के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन की आपको लगता है कि जो आपस की एक लड़ाई है, इसकी वजह से वजीर आजम काफी पुरएतमाद हमें नजर आए। उन्होंने खिताब में भी कहा और दावा भी किया कि अगले साल भी PTI की हुकूमत होगी, 5 साल की बात करें। और आप समझते हैं कि बिखरी ऑपोजिशन जो है इस वक्त बेअसर हो चुकी है और गवर्नमेंट मजबूत हो रही है, उनका रास्ता क्लियर है और ऑपोजिशन उनको इतना टफ टाइम नहीं दे पा रही है? नहीं, एक तो मैं ये नहीं समझता कि ऑपोजिशन बेअसर होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई थिंक ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और खास तौर पे हुकूमत की गलतियों, कमजोरियों की वजह से ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग नजर आना शुरू हो गई है। पिछला साल 1.5 साल आप देख लीजिए, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इन दोनों ने इस हुकूमत को डिफेंसिव पे डाला, वो हम सब के सामने है। तो मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन जो है वो कमजोर है। अलबत्ता होगा क्या, वो ये होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, 23 में हो, 22 में हो, जब भी होंगे, आप देखिएगा कि इस दफा तीनों की तीनों जमातें अवाम के सामने डिफेंसिव पे होंगी। हुआ यूं है कि PTI तो चले खुल के सामने आ गई अपनी कारकर्दगी बना पे, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी सिंध में खुल के सामने आ गई अपनी कारकर्दगी की बिना पे। और सिमिलरली PMLN के साथ इतना बैगेज मिल गया और कि अपने अंदर तफरीक पैदा हो गई, उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई, इतनी लड़ाई हो गई अपने अंदर कि उनके कमजोर होने में भी शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस दफा मार पड़ेगी तमाम सियासतदानों को, तमाम बड़ी पार्टियों को अवाम से, चाहे वो किस शक्ल में आती है ये मुझे पता नहीं है। शायद टर्न आउट कम हो, शायद लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो, वो उस जज्बे के साथ हिस्सा ना लें, शायद ये तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऑपोजिशन और हुकूमत की बजाय इस दफा जीत अवाम की होगी और तीनों पार्टियों को मार अवाम से पड़ेगी। जितने इसकी तरफ शहजाद चौधरी साहब आप इशारा कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पर इस बात से मुत्तफिक होंगे कि इसका नुकसान फिर उस जमहूरी अमल को ही होगा, इलेक्टोरल प्रोसेस को ही होगा। अगर टर्नआउट कम होता है, अवाम की दिलचस्पी कम होती है, जो कि बड़ी मुश्किल से आई है। आपको पता है पाकिस्तान में तो लोग वोट डालने निकलते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पिछले 2 इलेक्शन में कुछ सूरत हाल बेहतर होती है। आगे बढ़ते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से हुकूमत के लिए दर्द सर है और बजट इजलास से पहले तरीन साहब ने कहा है जी कि अली जफर की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। तो गवर्नमेंट इस सारे मामले को तूल क्यों दे रही है? ये मामला जल्द हल क्यों नहीं किया जा रहा आपके ख्याल में? जी, मैं जहां तक आपका सवाल समझा हूं वो ये है कि आप पूछना चाहते हैं कि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो किस किस्म का असर डाल सकता है हुकूमत पे। देखिए, जहांगीर खान तरीन की अपनी हैसियत जो भी हो और बहुत इंपॉर्टेंट है PTI के लिए और PTI के हुकूमत में आने के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस किस्म के हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर माफिया सिर्फ शुगर में नहीं, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, बाकी जगहों पे, हर चीज के अंदर इस तरह का बुनियाद है हमारी मईशत की कि आप इन माफियाज को उनके रोल से अलग नहीं कर सकते। यानी अगर किसी ने, ये सिर्फ जहांगीर खान तरीन या शुगर माफिया को मात देने वाली बात नहीं है, तमाम माफियाज को
को डील करना है, और वो डील उनको जेलें दे के, सजाएं दे के, उनको मीडिया में गंदा करके उस तरह नहीं होगा। आपको अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा इस तरीके से कि जिस किस्म के जो ये बन चुके हैं जो कार्टेल्स, इन कार्टेल्स का रोल का मिनिमाइज किया जाए, रेगुलेशन बेहतर हो, रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये इसलिए मुझे नहीं लगता कि जहांगीर खान तरीन गो के इसमें अपना फायदा देखना चाहते हैं, प्रेशर डाल के अपने मुकदमात कम करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत भी जो रास्ता इख्तियार कर रही है तो हुकूमत के लिए कोई बहुत सूदमंद और यूजफुल नहीं होगा। अगर उनको कुछ करना है तो सिर्फ शुगर नहीं, ये तमाम माफियाज को बेहतर रेगुलेशन के साथ, बेहतर लेजिस्लेशन के साथ डील किया जाना चाहिए। राइट। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा डिटेल एनालिसिस दिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कोरोना की बात जब हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं कि मस्बत केसेस में कमी आ रही है, सिंध में कोरोना का फैलाव है वो बढ़ रहा है या भी जारी है। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में यौमिया लाखों शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो आइंदा आने वाले दिनों में हमें मसला आने वाला है वो दुनिया में वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का है। और हम बात करें पाक चीन दोस्ती के हवाले से, तो चीन ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन फराहम की थी और आज तक चीन की जानिब से ताउन का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि चीन का जो ये ताउन है, ये साइनोवैक वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार करने के तक भी अगर हम कहें तो चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसका जो खाम माल है उसके ज़रिए उसको तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस वैक्सीन को लॉन्च भी कर दिया गया है, हमने आपको तकरीब भी दिखाई थी इसकी। पाकिस्तान में इस वक्त तक 70 लाख से ज़ायद शहरी ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से अक्सरियत को चीनी वैक्सीन ही लगी है। और ये वैक्सीन दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जो WHO है उसने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, लेकिन इसके बावजूद आज़मीन हज पाकिस्तान में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और दूसरे मुल्कों में जो तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं, इसी तरह से जो बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूर हैं, जो लेबर है पाकिस्तान की, उसको बड़ा शदीद इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से हमें वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब किया है। आप WHO के साथ भी काम का वसी तजर्बा रखते हैं, काम को समझते हैं, और इंटरनेशनली इस वक्त जो सूरत हाल कोविड पेंडेमिक की चल रही है उस पर भी नज़र रखे हुए। और पाकिस्तान में पहले जब कोविड आया था तो उसमें डॉक्टर साहब ने इनिशियली सारा काम इसके ऊपर किया था, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस वक्त कैसे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से हमने कोविड की थर्ड वेव के अंदर जिस तरीके से हमने सिचुएशन को हैंडल किया है, अब तकरीबन 4% तक 3-4% तक हमारा जो रेट है वो आ चुका हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक बेहतर परफॉर्मेंस है ओवरऑल? और दूसरा ये कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अमल पाकिस्तान में जारी है, इससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जी कि तीसरी वेव को कंट्रोल करने के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं वो बड़े बरवक्त भी थे और बड़े मौसर भी रहे। अब हम पिछली जो चोटी थी, ये वाली नहीं जो पिछली गुजर गई, उसका मुआवजा करें तो पिछली ईद के फौरन बाद केसेस के अंदर बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ था। इस तीसरी वेव के दौरान ईद आई, हालांकि केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन जो इक़दाम किए गए, जो जल्दी लॉकडाउन किए गए और जो उनके ऊपर अमल दरामद शुरू में ज़रा नरम था, लेकिन फिर इंतज़ामिया की मदद से उसके अंदर जो सख्ती पैदा की गई, तो उसका खतर था नताइज बरामद हुए और तीसरी वेव को कंट्रोल मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कर दिया गया। बावजूद इसके कि इसके अंदर शिद्दत जो है वो ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ वेरिएंट वायरस जो है। तो मैं तो इसकी सताइश करता हूँ। मेरा ख्याल में कि ये अच्छे इक़दाम थे और इसीलिए पाकिस्तान इस पे कंट्रोल करने में कामयाब हुआ। डॉक्टर साहब, हमने पहले भी बात की अभी इंट्रो में भी कि हमारे लिए जो अगला चैलेंजिंग मरहला है वो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और पर अगर हम हज के हवाले से बात करें तो सऊदी अरब में चाइनीज़ वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। और इस साल अगर हज की बात करें तो पाकिस्तानियों को लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये जो चीनी वैक्सीन रजिस्टर करने का मामला है, चूँकि हमने बात की कि मोस्टली सिटीजन्स को चीनी वैक्सीन ही लगाई गई है, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी देखिए, इसमें चंद एक बुनियादी चीजें हैं, उनको पहले समझ लेना चाहिए। कोई भी वैक्सीन जो है जिस मुल्क में बनती है उस मुल्क की रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर वो मार्केट नहीं की जाती। पहले तो ये चीज, अगर मतलब चाइना की जो वैक्सीन आ रही है पाकिस्तान में, तो ये चाइनीज रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल से आ रही है। लेकिन
अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आ रही हैं, सऊदी अरब में आ रही हैं, तो ये भी जरूरी होता है कि पाकिस्तान की या सऊदी अरब की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी उनकी जांच पड़ताल करे और वो भी उनको रजिस्टर करे। ठीक है, तो एक दूसरी बुनियादी बात यह है कि जो हम हवाला देते हैं, WHO ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। WHO की जो अप्रूवल है वो कोई रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं होती। मतलब ये कि तो ये मतलब नहीं है कि जो कौमी सतह पे रेगुलेशन होनी है या जो अप्रूवल होनी है, अगर WHO कर दी तो फिर कौमी सतह पे रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यकीनन WHO जब उसकी अप्रूवल के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एक लंबे प्रोसेस के बाद, बैनुल-अक़वामी माहिरीन की राय लेने के बाद, डेटा को देखने के बाद अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, जिससे डेफिनेटली लोगों के अंदर एक एतमाद आता है। और नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए भी वो एक पॉजिटिव चीज होती है कि अगर WHO भी कह रहा है तो यकीनन इसकी जो सेफ्टी है और इसकी जो असलियत है वो हो चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली रेगुलेटरी अथॉरिटी जो नेशनल होती है उसने उसको प्रूव करना होता है। अब सूरत ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में तो अभी तक उसकी इजाजत नहीं दी, तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह है कि चाइनीज वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर अभी नहीं लगाई जा सकती जब तक के सऊदी अरेबिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इसको अप्रूवल ना दे। अब ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, यकीनन वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, वो इसके ऊपर अपनी माहिरीन जो उनकी कमेटी होती है उसकी मदद से वो अंडर कंसिडरेशन होगी और उसको कुछ वक्त के बाद वो दे दी जाएगी, या उन्होंने अगर समझा कि इसकी जो सेफ्टी है या जो इसकी इफेक्टिवनेस है उसके बारे में डेटा। तो डॉक्टर साहब, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है इसके लिए, खास तौर पे क्योंकि सऊदी अरब में तो बहुत से लोगों ने, हमारी लेबर की बहुत बड़ी तादाद है, आज़मीन हज की बहुत बड़ी तादाद जाती है, इस साल थोड़ी कम होगी लेकिन ओबियसली वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये कि चीन की वैक्सीन चीन के अपने शहरियों को भी लगी है और चीन सबसे बड़ा मुल्क है जिसके शहरी सबसे ज़्यादा दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो सयाहत के गर्ज से करें या काम की गर्ज से करें, चूँकि सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। तो ओबियसली चीन के लिए भी तो फिर बड़ा चैलेंज होगा। इसका सोल्यूशन आप क्या देख रहे हैं? जी, इसका सोल्यूशन अगर तो आप खुसूसी तौर पे सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के हवाले से पूछ रहे हैं या हाजियों के हवाले से पूछ रहे हैं, तो इस सिलसिले में क्योंकि पाकिस्तानियों का ये मसला है तो उसके दो हल होने चाहिए। एक तो ये कि जो हाजी यहाँ से जाएं तो यहाँ से वो वैक्सीन लगवाते हैं। दूसरे ये कि पाकिस्तान की हुकूमत को सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो इन्होंने अप्रूवल का जो प्रोसेस अपनाया इन्हीं वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है सऊदी अरेबियन रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो उससे शायद ये हो कि उनको फैसला करने में आसानी हो और वो जल्दी फैसले हो सके। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह हमारे शो का हिस्सा बने। और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब के मुताबिक कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और सऊदी अरब की गवर्नमेंट को आपस में इस इशू पे आपस में रब्ता करना चाहिए और आपस में सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे हज करने के लिए जिन लोगों ने 7 मिलियन पाकिस्तानी को लग चुकी है वैक्सीन। तो ये चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से जो भी हमें इसको दूर किया जाएगा। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे तलबा के एहतजाज के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद आपको बिलाखिर शफकत दिखानी पड़ी। ये मजबूरन शफकत है। हाँ, वैसे है। गवर्नमेंट की जानिब से 24 जून से 10वीं और 12वीं के जो इम्तहानात हैं उनको लेने का ऐलान किया गया था, जिस पर तलबा ने मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज किया था। जलाओ घेराव भी हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई और कई तलबा को गिरफ्तार भी किया गया। तहम गुज़िश्ता रोज़ की बात कीजिए तो वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब की सदारत में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बहुत
अहम फैसले किए गए और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का भी ऐलान किया। बिल्कुल जी, इम्तहानात आपको मुबारक हो तलबा। इससे पहले और आगे बढ़ते हुए इम्तहानात की तारीख की अगर बात करें तो इस पर यूटर्न ले लिया उन्होंने और बताया कि अब 10वीं और 12वीं की जो इम्तहानात है वो 24 जून के बजाय 10 जुलाई के बाद होंगे। उन्होंने तलबा को कोर्स पूरा ना होने की जो शिकायत हैं उनको तस्लीम करते हुए बताया कि सिलेबस कम करने के बजाय पेपर्स कम कर दिए गए हैं। आपके लिए क्या याद करेंगे आप, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके वो आप उनके इम्तहानात आपसे लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात इख्तियारी मज़ामीन के और इसमें रियाजी साथ शामिल है, मैथमेटिक्स उसके पेपर्स आपके होंगे, जबकि इंटरमीडिएट के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के जो इम्तहानात हैं वो लिए जाएंगे और सितंबर के तीसरे हफ्ते तक तमाम इम्तहानात के नताइज भी आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने यह भी बताया कि ओ लेवल्स के बच्चों के लिए कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि वो उसी इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक लेंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजीहा कमर साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया वजीहा साहिबा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बहुत मुश्किल में थे हम सब लोग, बहुत कन्फ्यूजन का शिकार भी थे, स्पेशली तलबा की बात कीजिए, और अब बिलाखिर कल के बहुत अहम फैसला भी आया और अब ये जो मामला हुआ है, अब क्यों आपको लगता है कि हम इतनी कन्फ्यूजन का शिकार क्यों रहे, चाहे वो स्टेट लेवल पे क्या, बच्चों को भी अपने खास तौर पर बड़ा कंफ्यूज रखा है सिचुएशन में? यहाँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी और कोई ऐसी बात नहीं थी कि बच्चों को कंफ्यूजन का शिकार रखा गया। आप ये देखेंगे तो शुरू से ये तय था कि इम्तिहानात होंगे और कहीं पर भी बच्चों को वो कैम्ब्रिज के इम्तिहान है, चाहे वो लोकल बोर्ड्स के इम्तिहान है, बच्चों को इम्तिहानात लेकिन ऐसा लगता है वजीर साहिबा जैसे एक फेस सेविंग का सा माहौल लगता है ना कि हुकूमत ने कहा कि अच्छा अब हमारी बात भी रह जाए और बच्चों की बात भी रह जाए, यानी कि इख्तियारी मज़ामीन के अगर सिर्फ इम्तहानात लेने हैं तो डिग्रीज तो बेस इख्तियारी मज़ामीन पे नहीं करती ना जी। डिग्री तो जो ज़रूरी मज़ामीन होती हैं डिग्रीज तो उन पे बेस करती हैं, तो इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहान लेके अगर आपने किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर वैसे ही कर देते, क्योंकि जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स है उसके इम्तहानात तो होंगे नहीं। जी वजह आप मुझे मौका देंगे बात जी प्लीज। जी देखिए, जो इख्तियारी मज़ामीन है वो आपका आगे फ्यूचर कोर्स और जो आपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो डिग्रीज लेनी है वो उनका तयन करते हैं, इसलिए इनका इम्तिहान लेना जरूरी था। और आप ये देखें कि उसके साथ साथ ये भी एक फैसला किया गया कि इम्तिहान अगर देर से हो रहे हैं वो एक लेजिटिमेट बच्चों की भी डिमांड थी, स्कूल्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी, कि ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई उस तरह से नहीं हो सकी और वो कोर्स कवर नहीं कर सके, तो कम से कम जो इख्तियारी मज़ामीन है उनका इम्तिहान लिया जा सके, ताकि जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, कंप्यूटर साइंसेज में जहां भी आगे जाना है वो उनके लिए एक बेसलाइन सेटल की जा सके। और जो आप कह रहे हैं कि उसके बगैर भी प्रमोट किया जा सकता था, तो आप ये देखें कि जब पिछले साल बच्चों को इम्तिहानात के बगैर प्रमोट किया गया तो उसके बाद इस साल ऐसी बेसिस कोई नहीं थी जिसकी बुनियाद पे बच्चों को आगे प्रमोट किया जा सकता, तो इसलिए ये इम्तिहान लेना जरूरी मेरा जो पॉइंट है ना, आपकी बात ठीक है, मेरा जो पॉइंट है वो आपकी फैसला साजी की कुव्वत के हवाले से, जो कि बड़ी कमजोर हमें नजर आई। अगर आपने ये सब कुछ करना था तो आप मुझे सवाल नहीं करने दे रही, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर ये फैसला टाइमली कर लिया जाता तो फैजाबाद में जीटी रोड्स के ऊपर ना तलबा बाहर आते, ना प्रोफेसर साहिबान बाहर आते, ना ये पुलिस के साथ लड़ाइयां देखने को मिलती, तो इसको टाइमली सेटल कर लिया जाता। फैसला जो आपने किया ऑब्वियसली वो स्टेट का फैसला है, वो मानना पड़ेगा। जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसी बात है इसमें कि जो कोविड की जो सिचुएशन है, ग्लोबल जो एक फिनोमेना था ये, उसमें रोज बरोज सिचुएशन चेंज हो रही थी। इसमें कोई भी फैसला साल के शुरू में जब पहली वेव आई तो कोई पत्थर की लकीर सॉर्ट ऑफ फैसला नहीं किया जा सकता था। आप एनसीओसी में जाके देखें तो उनकी एक इंतहाई एफिशिएंट और एक्सपर्ट टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उससे भी नीचे तहसील लेवल पे, जो वहां पे उनके पास जो डेटा आ रहा होता है, जिस तरह से हमारी जो ग्राफ इस वक्त जो इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो किस तरफ कहाँ जा रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको हर थोड़ी देर के बाद वो फैसले बदलने पड़ते थे। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई फुकदान था, बल्कि ये बहुत बेहतरीन फैसला था कि जैसे जैसे जो सिचुएशन बेहतरीन फैसला हुआ। वजीहा साहिबा, चले हम कहते हैं कि आपने बहुत बेहतरीन फैसला किया। आप ये बताएं कि जो सिंध है वो भी वफाक के साथ इस बेन फैसले पे इत्तेफाक करती है, क्योंकि पहले हमने इन फैसलों पे आपस में इत्तेफाक नहीं देखा। देखिए, जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, मैं ये समझती हूँ कि कहीं पे भी कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट जो है वो नहीं सामने आता। वो उसकी वजह ये है कि वैसे तो जो एजुकेशन है, ऑफ कोर्स ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है,
लेकिन IPMC का जो फोरम है वो एक बड़ा इफेक्टिव फोरम है और उसकी वजह से वफाक जो है वो एक कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करता है और बाकी सारे सूबों के साथ मुशावरत के साथ हर फैसला होता है और इसमें सिंध और तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन ये कि एक ब्रॉडर उनको एक अगर डेट दे दी गई है कि 10 जुलाई से आगे ऑनवर्ड्स वो इम्तिहान लें, तो वो जो बाकी निटी ग्रिटीज हैं वो आपस में वहां पे खुद तय कर लेते हैं। आपको याद है ना, पहले भी प्रॉब्लम इस चीज पे हुआ था जब गवर्नमेंट ऑफ जब विफाक कह रहा था, सेंटर ये कह रहा था कि स्कूल्स खोल दिए जाएं और सिंध कह रहा था कि हमने अभी स्कूल्स नहीं खोलने, तो वो उसमें फिर आई डोंट नो पॉलिटिकल भी आप लोगों की जो मामलात है वो हो जाते हैं, लेकिन एक डिफरेंस रहा है उसमें, इसलिए हमने पूछा। तालीम के मामले में नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं आ भी जाए तो, लेकिन तालीम के मामले में नहीं आता। वो वहां पे जो एक कोरोना की सूरत हाल थी उसके अकॉर्डिंगली अगर उन्होंने कोई फैसला किया तो वो उसका उनको अच्छा, ये जो पहली से लेकर 8वीं क्लासेस तक का बच्चों का फ्यूचर है, इस हवाले से भी जरा हमें बता दीजिए, थोड़ा इसमें इबाम है, इसका क्या है? इसमें इबाम नहीं है, इसमें ये बात है कि क्योंकि 9, 10, 11, 12 ये बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो पहली से लेकर 8वीं तक ऐसा कोई बहुत पॉलिसी लेवल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। उसमें ये है कि क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट्स होती हैं तो वो स्कूल्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर छोड़ा गया है कि वो असेसमेंट का क्या तरीका कार तय करते हैं और कैसे बच्चों को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी हमें बता दीजिए, जो कल कॉन्फ्रेंस थी उसमें 7 जून से चूंकि फैसला किया गया है कि तालीमी इदारे खुलेंगे, तो ये फैसला सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लिए है या ओवरऑल तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए? ओवरऑल तमाम तालीमी इदारों के लिए 7 जून से इंशाल्लाह खुल जाएंगे, सब्जेक्ट टू SOPs। NCOC ने जो भी SOPs जारी किए हैं उसके मुताबिक कि स्टैगर्ड और फिर उसके अलावा बच्चों की तादाद और वो जो क्योंकि टाइम कम है, आपने ये भी फैसला किया है कि तमाम असातिज़ा वैक्सीन के बगैर नहीं जाएंगे, तो हाउ वुड यू मेक श्योर तमाम असातिज़ा के हवाले से कि वो वैक्सीन लगवा के जा रहे हैं? इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया आपने? बिल्कुल, इसके लिए बहुत एक NCOC के ताउन से एक जो मैकेनिज्म बना है उसके मुताबिक कम से कम जो एग्जाम्स जो एक सपोर्ट स्टाफ और जो इन्विजिलेटिंग स्टाफ और जो बोर्ड के एग्जाम्स ले रहे होंगे जो असातिज़ा, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो जब तक अपना सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया वजिया कमर साहिबा कि आप पहली बार हमारे शो का हिस्सा बनी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत डिटेल में हमें बता दिया कि क्या क्या मामलात हैं, जो डिसीजन हैं वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। शफकत साहब तो अक्सर सुबह में मिलते नहीं, अब हम आपसे ही पूछते रहेंगे। ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी का। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की थी, आज वर्ल्ड बाइसिकल डे और पाकिस्तान में जो साइकिलिंग का ट्रेंड है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ आज समर खान मौजूद हैं जो कि साइकिलिस्ट हैं और माउंटेन्स के ऊपर साइकिलिंग करती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, एडवेंचरस किस्म की खातून है। उन्हीं के साथ हमारा ओवर अ कप ऑफ कॉफी आज का आपको दिखाते हैं। लाइफ में बैलेंस और साइकिल में बैलेंस, ये दो चीज़ें बहुत टफ है यार। एनीवेज, हमारे वैसे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिन्होंने साइकिल चलाना नहीं सीखी तो वो ज़िंदगी में और मोटर वाली मोटर बाइक गाड़ी वो कभी नहीं सीख सकते। एनीवेज, साइकिल के दौर के बाद मोटरसाइकिल आ गई, उसके बाद ऑब्वियसली गाड़ियाँ आ गई, तो इस कश्मकश के बीच में साइकिल कहीं ना कहीं इग्नोर होगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी नई होस्ट हमना खालिद, ऑल द वे फ्रॉम जंगल स्पॉट ट्रेल 5 से। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मालगला के पहाड़ों के बीच में और इतने प्लेजेंट मौसम में और लेफ्ट राइट आवाम के साथ। यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक ने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करने के इंतजामात किए हैं क्योंकि छोटा, बड़ा, बुजुर्ग, जवान हर शख्स साइकिल चलाना पसंद करता है। कुछ अर्सा कबल हॉलैंड के वजीर आजम अपने बादशाह से मिलने साइकिल पर शाही महल पहुंचे। डेनमार्क के बादशाह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने साइकिल पर जाते हैं। पाकिस्तान में जर्मनी के साबिक सफीर मार्टिन कोबलर पाकिस्तान से ट्रक डिजाइन की साइकिल अपने साथ जर्मनी लेकर गए। इसकी हरगिज वजह यह नहीं कि उनके पास गाड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने वक्त की जरूरत की तरफ निशानदेही की है, क्योंकि छोटे, बड़े, बुजुर्ग, जवान हर शख्स को साइकिल चलाना पसंद है।
इस टाइम मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यार जो मतलब साइकिलिस्ट नहीं होते उनके लिए बहुत टफ होता है कि एकदम से बैलेंस करना, वो भी साइकिल पे। एनीवेज आज मैं आपको जिस गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा कि मेरी एनर्जी लेवल देखिए कि आज मैं क्यों इतनी मोटिवेट हूँ और मुझे हो रहा है कि बस मुझे भी सीखना है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा दीर के इलाके से उनका ताल्लुक है, एथलीट हैं, मार्शल आर्ट्स जैसे जो हैं और आइस बोटिंग वगैरह, माउंटेन बाइकिंग वगैरह हर तरह की वो चीज़ें करती हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल 4 पे कहीं आपको मिलूंगी, तो मैं उनको सर्च करूँ, जिनका मैं नाम ले रही हूँ समर खान। तो जल्दी से आप लोग मेरे पीछे पीछे आएँ और उनको ढूंढते हैं। जी इस टाइम मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यूजुअली इस्लामाबाद की ये ब्यूटी है, जिसने ट्रेल 4 वगैरह नहीं देखा, ट्रेल 1 2 3 4 5 में कहीं एंजॉय नहीं किया, साइकिलिंग नहीं की और हाइकिंग नहीं की, तो उसने इस्लामाबाद आके कुछ नहीं देखा। और आपको पता है कि इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ और मैं समर को ढूंढ रही हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। फिलहाल तो मुझे हाइकिंग के लोग ज़्यादा देखने के, अनबैलेंस्ड साइकिल चलाती हुई लड़की कहाँ जा रही है। तो एनीवेज ढूंढ ली है, फॉलो मी। हेलो समर। हाय हमना। हेलो, कैसी है समर? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक यार, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आज मुझे टाइम देने के लिए। नहीं, entirely my pleasure. So you were riding today? यस कोशिश है बट ऑब्वियसली नॉट लाइक यू। मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, एक जो टिपिकल क्वेश्चन होता है बट मेरे साइड से थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशनल है, जो कि मैं खुद बड़ी मोटिवेटेड थी ये पूछने के लिए कि इतनी यंग एज में, आई गेस 2014 से स्टार्ट किया, तो कैसे एथलीट बनने का सोचा, कैसे माउंटेन बाइकिंग, किस तरह से? I too belong from दीर, मेरा खुद क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक है एंड आई लव माउंटेन्स। So when I realized कि मैं माउंटेन्स को एक्सप्लोर कर सकती हूँ विद माउंटेन बाइकिंग, आई स्टार्टेड इट लाइक एनीथिंग, आई रियली एंजॉयड इट। और माउंटेन बाइकिंग इट्स नॉट अ स्पोर्ट आई गेस, ये आपको पर्सनली बहुत ट्रांसफॉर्म करता है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे। वैसे यूजुअली मैंने ये सुना है कि इस एरिया में या इस मुल्क में रहते हुए एज अ गर्ल एकदम से आप कहते हो हाँ मैंने ये काम करना है, तो एकदम से घर वाले कहते हैं लाइक बेटा एक देसी थिंग्स हैं कि जी पढ़ना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट्स इट। लेकिन आपने टोटली एडवेंचरस सी फील्ड चूज़ की जिसमें बोटिंग भी है और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये किस तरह से घर वालों को मोटिवेट किया, किसने, फ्रेंड्स ने, फैमिली में किस तरह से कहा नहीं जी मैंने करना है? बस फैमिली को तो मैंने ब्लॉक किया हुआ था शुरू में सोशल मीडिया पे और देन दे सॉ मी समवेयर इन द इंटरव्यू, फिर उनको पता चला कि ये स्पोर्ट्स करिए। अच्छा समर, वैसे पर्सनली आपसे चिट चैट करके ना मुझे इतनी मोटिवेशन मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स जैसे आ रही होती ना वो फील हो रहा है। लेकिन इतनी गपशप के बीच में आप कह रही होंगी कि यार मजाल है इस बंदी ने कहा हो कि कहीं बैठते हैं कहीं अच्छी जगह पे आराम से। मैंने आपको बिल्कुल साइकिलिंग करते हुए रोक लिया, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी वॉक करते हैं और आगे एक स्पॉट पे लेके चलती हूँ मैं आपको, वहाँ बैठ के थोड़ी सी सुकून से ना थोड़ी अच्छी चिट चैट करते हैं, थोड़ी मुझे भी ट्रिक्स वगैरह आप सिखाएं कि बैलेंस कैसे करना है, सबसे ज़्यादा जरूरी। सुना क्या देखा भी आपको पिक्चर्स में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आप दिन ब दिन जो है ना काफ़ी हिट फेमस होती जा रही हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करके अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया? इंटरनेशनल एक्सपीडिशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज रिप्रेजेंटिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड दैट टू इन एक्शन स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग। अफ्रीका गई थी राइट? ईस्ट अफ्रीका गई थी और it's the roof, it's called the roof of Africa, किलिमंजारो चोटी का नाम है, उस पे 2-3 स्टेजेस हैं, तो मुझे बिल्कुल हायर जो स्टेज है उहरू पीक वहाँ तक जाना था। फ्यूचर के आपके क्या टारगेट गोल है, हम समर को कहाँ पे देखते हैं फ्यूचर में? मुझे बहुत काम करना है अभी, मुझे लोगों को ट्रेन करना है। मैंने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया समर कैंप के नाम से, जिसमें मैं माउंटेन बाइकिंग, स्नो बोर्डिंग और दूसरे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती हूँ, मोस्टली आउटडोर्स। और उसके अलावा मेरे पर्सनल गोल्स ये हैं कि आई गो इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स एंड इवेंट्स और मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूँ, जिसमें मुझे अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। सो आई नीड टू गो इन डिफरेंट कंट्रीज, मुझे बहुत सारे कोर्सेज और चैंपियनशिप्स करनी है ताकि मैं वही सब कुछ सीख के यहाँ पे आके सिखा सकूँ। ओके समर, अभी जो आपने बात की इसी जो आपकी डिस्कशन है इससे रिलेटेड आज हमारे पास गेस्ट हैं और वो गेस्ट अब से कुछ देर बाद मेरे और समर के साथ भी होंगे और वो भी जो है बाइसाइकिलिंग को और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ भी हम गपशप करेंगे। हमारे साथ हैं डीसी हमजा और डिस्कशन बड़ी अच्छी चल रही है, गपशप चल रही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन मुझे आपके साथ ये थ्रो करना चाहिए कि साइकिलिंग से रिगार्डेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत देर से, तो कितनी इनपुट आपने रिगार्डेड इस स्पोर्ट के आपने डाली है? बेसिकली हम साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए पिछले 2 साल से अपनी कोशिश कर रहे हैं। साइकिलिंग को
प्रमोशन के 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हम इन्वेस्टमेंट करें, रोड्स नेटवर्क के ऊपर सेपरेट ट्रैक्स बनाएं, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले लोगों को कन्विंस करें कि वो साइकिल पे आना शुरू करें, वो साइकिल खरीदें, वो साइकिल के राइड पे आएँ, इसकी हिफाजत को समझें। तो ये जो पोल्यूशन की तरफ से जो जितनी चीज़ें इन है आजकल, गाड़ियाँ वगैरह, लोगों का कॉन्सेप्ट साइकिल्स की तरफ नहीं है, तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अदर देन सेलिब्रिटीज़ या हम लोग, या इसकी अवेयरनेस या इसको सोशल मीडिया पे किस तरह? मैं बताऊँ, इसमें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा काम किया। उन्होंने जो कैंपेन का नाम दिया वो आप देखें, क्लीन एंड ग्रीन, और वो एनवायरनमेंट के बारे में है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। तो मेरे ख्याल है इसी साइकिलिंग कैंपेन को भी हम क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन का हिस्सा बना सकते हैं। और बात तो ये है कि हम प्रमोट कैसे करते हैं। अगर हम भी प्रमोट करें, आप लोग भी प्रमोट करें, तो व्हाई नॉट, दिस कैन बी डन। ओके जी, चाय आ चुकी है, और चाय पीते हुए भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो ये कि रिसेंटली मैंने भी देखा आप ट्विटर में बहुत ज़्यादा जो हैं अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो आपको रिसेंटली अवार्ड मिला ड्यूरिंग कोविड, वो आप थोड़ा सा आवाम को बताएं थोड़ा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली कोविड के ऊपर सबने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा काम किया है। लेकिन ये कि मैं इट्स वेरी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर के कहने पे मुझे भी एक अवार्ड से नवाजा है। लेकिन मैं बताऊं कि अवार्ड के सही मुस्तहिक तो वो लोग हैं जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं, जो डेली बैठ के कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स के घरों में गई हैं, उनकी टेस्टिंग करती रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लामाबाद को बहुत बड़े डिजास्टर से हमने बचा लिया। थैंक यू सो मच हमजा। मैं वो फूल लाया हूँ चुन चुन के बन से, जो सदियों से खुशबू दिए जा रहे हैं। प्रस्तिश के काबिल वो असनाम लाया हूँ मैं, जो कि रूहे अबद में तराशे गए हैं। मगर वो जबीने कहाँ, इम्तियाज़े प्रस्तिश कहाँ है? सेहत ठीक है, सेहत ठीक है ना? हाँ हाँ। के क्यों आयो काफिलो भलेरो भाया, पने तिन पैरन जी लिंगन के लाया, चंबेली चाया निमाणी पान सा। के क्यों आयो काफिलो जाम संदो जाम, पछो जाम पुनो के अखिन क्यों आराम, नातर चाया नाम निमाणी पान सा। जो केज से काफिला आया, जो पुन्नू बादशाह था, उसका जो काफिला आया वो मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। पणी जा पेरन जी लिंगन खिलाया, उसकी जो खाक है ना पाँव की, वो पाँव की जो पुन्नू चलते हैं, उसके पाँव को जो खाक लगती है वो अपने जिस्म पर लाऊं। सिंगारंग सजद ते करे मोचारी कोड, लख भाई लोड ये जातनी जातन। जो काफिला आया है ना पुन्नू का, उनकी जो है लोड वो लाखों जैसी है तो एक पुन्नू, जो उसका जो चलना है वो ऐसा लगता है जो लाखों जैसे आ रहे हैं। खूबसूरत बात ये है गनी भाई कि मेरे ज़हन में जब भी सिंध का लफ्ज़ आता है ना, ओवरऑल थार भी और ओवरऑल सिंध भी, तो मेरे ज़हन में जो लफ्ज़ आते हैं मिठास, इश्क, मोहब्बत, एहतराम, हुब्बुल वतनी, ये तमाम खूबसूरत, और रेत की जो अपनी कहानियाँ और खूब तकलीफों को दूर किया। मिलता है कल्चर से। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अभी ये बड़ी अच्छी बात। शहद कार्ड बने हैं ना, शहद कार्ड अब बन रहे हैं, जो सकावत खा, इसका नाम उसमें भी दर्ज नहीं है। अच्छा, उसमें नहीं, सेहत कार्ड का नहीं है दर्ज? ये सेहत कार्ड जो है कल्चरल डिपार्टमेंट से होता है। अम्मा सलीमत है, गांव का नाम तगुसु हाले पोता। अम्मा सलीमत है, इनका नाम है अम्मा सलीमत, और तगुसु हाले पोता ये गांव का नाम है। और नोट कर लीजिए कि अम्मा जो हैं उनके पास सकाफती जो इदारा है वो तो वजीफ़ा दे रहा है, लेकिन सेहत कार्ड, वो सेहत कार्ड यकीनन ये नहीं कह रहे कि हम किसी ने जानबूझ के ऐसा किया होगा, लेकिन कई दफ़ा रिकॉर्ड में चीज़ें नहीं आती, तो अम्मा जो हैं उनका ये सेहत कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है।
अम्मा कितना बड़ा किरदार है सिंध का कि इनसे बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो भी मिली हुई हैं, और इसके अलावा डॉक्टर मुबारक अली भी मिले, मुबारक अली, डॉक्टर नबी बख्श बलोच से भी मुलाकात हुई है। डॉक्टर नबी बख्श बलोच से बहुत मौरख तारीख दान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा गौसली शाह से, सरदार शाह से, सफी पलीजो से काफी वायदे किए हैं, लेकिन वायदा कोई इससे वायदा किसी ने अब तक वफा नहीं किया। ये थोड़ी सी अफसोसनाक बात है कि पहले तो बात है कि चलें आप मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब आपकी मुलाकात हो गई है तो उसके बाद इतने बड़े किरदार को के हवाले से कोई भी गफलत जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तगुसर हाले पोता, ये नाम मुझे रटने में, ये याद करने में काफ़ी टाइम लगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, बहुत ही खूबसूरत नाम, और अपने नाम के हवाले से यानी जिस तरह इसका नाम बहुत मुख्तलिफ है उसी तरह ये बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। और क्योंकि आपको डेजर्ट में सफ़र करके और काफ़ी दूर और साइड पे है तो उसकी वजह से इसका कल्चर या इसको आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है इसमें। पुराने बाबे जो हैं, पुरानी दानिश जो है वो गाँव में ही एक साइड पर ये वाली जगह है जहाँ पर ये इकट्ठे बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। और सफ़र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है वो यही तो होती है कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो क्यों ना हम इसी गांव के इन बुज़ुर्गों से कुछ सीखें और इन बुज़ुर्गों से कुछ बात करें और हमें मालूम हो कि वक्त ने क्या क्या तब्दीलियां लाई हैं। ये कैसी, मतलब ये कोई जिस तरह गांव में चौपाल होती है या जिस तरह होती है बैठक होती है, तो यहाँ आप लोग बैठते हैं? ये बैठक है हमारी, ये गांव के जो छोटे हैं या बड़े हैं, हम सारे हम फालतू वक्त जो होता है ना काम के बगैर, तो हम इधर बैठ के आप में गपशप मारते हैं, गांव के दुख दर्द एक दूसरे को बांटते हैं। वाह वाह। तो ये बताएं कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है अली मुराद। बड़े में बड़ा हमारे गांव में बड़े में बड़ा है, सबसे बड़े हैं। 92-95 उसकी तकरीबन है है। अम्मा सलीमत जो हैं इसी गांव का किरदार तकरीबन उनके बराबर है। उनका भाई है, बड़ा भाई है, उनके बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बताएं कि इन्होंने पूरी जिंदगी क्या किया? खेती बाड़ी या जानवर चलाते रहे? जी हाँ, जानवर, खेती बाड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या ज़रा इनसे पूछें कि वक्त कैसा तब्दील हो गया? कुछ तब्दीली इनको नज़र आई है? अच्छी है वो तब्दीली या पुराना दौर इनको ज़्यादा याद आता है? पुछंदा तो के वक्त कीअं तो लगे, अॻियों वक्त कीअं हो, हींअर वारो कीअं तो लगे? वक्त अॻियों हो, हींअर वक्त किथे आहे? हाँ, कहिड़ी तब्दीली आई आहे हींअर? हींअर ॾुखी तब्दीली आई आहे। हाँ, अॻे वक्त सही हो? अॻे वक्त अहिड़ो हो त सुभाणे अल्लाह माण्हू हिक ॿिए खे खिली कुछी ॻाल्हाईंदो हो। माने प्यार मोहब्बत अॻ में वधीक हुई, हींअर घटि आहे। यही टीवी कल्चर है, मोबाइल है, फोन वगैरह थिया ना, तो माण्हू हिक ॿिए मोरों के हवाले से इनसे पूछेंगे, मोर आपको कैसे लगते हैं? पुराने वक्तों में मोर ज्यादा थे, अब कम हो गए हैं या इसी तरह थे? ये पखी कोने पाने मोर यो चे तो हींअर घणो आहे या अॻिए दौर में घणो हो? अॻिए में, पुराने दौर में ज्यादा हुआ करते थे। हाँ, जब अॻिए दौर में बिने घणो हूंदो, हींअर थोरो थी वियो आहे। जेके पखी ईंदा हुआ जी जी, तो एतिरा हूंदा माण्हू जे घरनि में ही माना आंगणनि ते भी फिरंदा हुआ, घरनि में भी। हाँ, लोगों के सहनों में। ये कह रहा है दूसरे पक्षी आते थे किसी दूसरे मुल्क से, खूबसूरत खूबसूरत परिंदे आते थे, अब वो नहीं आते, अब वो नहीं आ रहे हैं। कितना अफसोसनाक है हिरन बहुत होते थे। हिरन भी तकरीबन, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं, ये इनके दोनों दोस्त हैं, ये वैसे एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही मोहल्ले के। मोहम्मद यूसुफ नाम है इसका। यूसुफ साहब ने क्या करते हैं? यूसुफ बस ऐसे बैठा है। ठीक है, लेकिन पहले किसान वगैरह? पहले किसान था, खेती बाड़ी करता था, माल मवेशी अपने आए। कितना अरसा हुआ, आप कितना अरसे से पढ़ाते रहे, कितना अरसा पढ़ाते रहे? मैं मेरे को 34-35 साल 35 साल आपने पढ़ाया, और आपके बहुत सारे शागिर्द अब हमारे पढ़ाए हुए आदमी इंजीनियर हैं, माशाल्लाह, डॉक्टर हैं, फौज में हैं, रेवेन्यू में हैं, आपको याद हैं, वकील हैं। आपको याद रखते हैं, आपकी जो मेहनत है उसको यकीनन वो याद भी रखते होंगे, एहतराम भी करते होंगे। मिर्जा गालिब का एक शहर है, जी जी, वो कहता है मिर्जा गालिब, तो वो जमाना अच्छा था ए गालिब, जिसमें
मकान कच्चे थे, लोग सच्चे थे। वाह वाह, वो जमाना चल गया, वो गालिब बोलता है, वो जो चल गया, जिसमें मकान कच्चे थे, लेकिन वो घर कच्चे थे, अब आदमी अच्छे आदमी उधर मिलते थे। अभी तो सारा महल बना पड़ा है। बुजुर्गों से सीखती है नई नस्ल, कुछ उनके पास बैठती है, कोई वक्त देती है। नई नस्ल में मैं तो कुछ नहीं, कौन सी तरक्की है, कोई तहजीब नहीं है, कोई उठने बैठने को कोई आदत एतवार नहीं अच्छा है, खाली बस यही है, फैशन है, छाहा जोड़ है, कपड़े अच्छे पहनते हैं, टोपी अच्छी पहनता है, बूट अच्छा पहनता है, मेकअप ठीक करता है, तालीम का तो फुकदान है। आपका ये आपका जो गांव है ये कितना पुराना है, इसकी कोई तारीख का आपको पता है? कितना पुराना है? हमारा गांव पौना 300 साल का पुराना है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे मैंने देखा है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का कलाम वो तकरीबन हर बंदे को ही अज़बर है, तो बिटाई हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के साथ एक ख़ास मोहब्बत है जो सिंध के बासी हैं। सिंध पहला मसाला तो ये तो हमारे सिंध का शायर है, वाह, और सिंध की सरजमीन उसने जन्म दिया। जी जी जी, उसने जो रास्ता बताया है ना, वो कहते हैं तो ये तो बैत भाया से आए तू है ना, वो शाह लतीफ़ कायदा है, तो आपने जो ये बैत समझ रहे हैं ना, ये बैत नहीं है, ये कलामला शरीफ की आयत है, उनका मफहूम कलामला शरीफ की आयत का मफहूम है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, न्यो मन लाइन संदे पिरिया पार डे, ये जेकर बड़ी गहराई मना कुरान शरीफ तर्जुमो है, तो उनके हल्की फुल्की छोटी बात नहीं समझना। बाबा जी से आप जरा पूछें, और उन बाबा जी से मेरा ये सवाल है कि अब जब बचपन में होते थे तो ये शरारती होते थे या नहीं होते थे? जरा पूछें इनसे। हाँ नहीं, इनसे आप पूछें। मजीद तो पूछे तो उसका चेयरमैन है ई पण मेहमान आने इहो पुछे तो तवाजी जने नौजवानी जी उम्र हुई ने, हां नौजवान वा तने अभी शरारती हुआ या सही हुआ या छा हुआ ने चे तो के भेड़ा के शरारती हुआ कि ना सारा सीधा हुआ? अच्छे नंढे हूंदे एडो कुर्ब हूंदो, स्कूल में पढ़ंदा जुटा रात जो थिया थो तब फट कंदा यार अठा जो क्लास ही रहिजी वियो। क्या कह रहे हैं? वो तो कह दो, हम जब पढ़ते हैं ना, वो लड़का स्कूल से फारग होकर घर जाते थे, तो हमारी चाहत थी तो हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, इतना मोहब्बत प्यार होता था। वो जो बाबा जी उनसे जरा पूछ के बताएं कि क्या ये बचपन में शरारती थे या नहीं? है ना पूछे तो कहां जने नंढड़ो है ने, नंढड़ो तने केड़ी शरारतू कंदो है? काप करे तो पढ़ंदा वासो के कुटण को धाड़ो के जी शय चोराण खरण भजण या नहीं मस्ती बियो बीक ही गोट था पाक हो। हां इन गोट से रोटल में गोट को न हो। हां तो कभी भी मैंने कोई शरारत नहीं की, कभी मेरी ज़ुबान से कोई गुत्था लफ्ज़ नहीं निकला। तो साजो ही गोट ऐसे आपस में मोहब्बत में रहते थे। मेरी मोहब्बत हम भी जैसे ते पान में टुटी में ला तुम तो ठंडक करे वरी जी गड थी लासू एडी बिछड़ जाते थे तो एक दूसरे को बुला के फिर बैठते हैं साथ। इनसे ये पूछें, खड़ी रात जी मत बारे ध्यान करना बारे एक ध्यान तो मिला तुम इनसे पूछें कि ये जो औलाद होती है, जिस तरह ये बच्चा बैठा हुआ है, वेंदो तने बकला के भेड़ा वेंदा तू ता मोकला लासू। कोई मेहमान आता था ना, उसको पहले तो छोड़ते नहीं थे, 3-3 4-4 दिन उसको ठहराते थे, फिर जब मोगल लेके जाता था तो 1-2 किलोमीटर साथ जाते थे अलविदा करने के लिए। वाह वाह वाह, चलें बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि ये एक ख़त है सहरा नवर्द का इन सहरा नशीनों के माबैन, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान की पाक सरजमीन के हवाले से, जो कि अदीबों, मुसन्निफों, शायरों से माला माल है, और ये हमें अच्छे तरीके से इल्म है। किसी भी मुसन्निफ की अगर बेहद मकबूल तहरीरों की बात की जाए तो सिर्फ अपने क़ारीन तक ही ज़बान ज़देआम नहीं होती, बल्कि सरहदों का सीना भी चीरते हुए अपनी कदर उन जगहों पर भी करवाती हैं जहाँ नाक़िदीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही कम उम्र मुसन्निफ़ा से करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिनकी लिखी गई किताबें आलमी लाइब्रेरियों का हिस्सा हैं, उनको बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पहचाना गया है, जिनकी किताब मुसन्निफ हाउस यूके ने पब्लिश किया। इन किताबों को अब फिल्माया भी जाएगा। किताबों की जो मुसन्निफ है सोफिया आबिद हैं, और इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी है। थैंक यू सो मच सोफिया, बहुत शुक्रिया कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी। कैसी हैं आप?
You're most welcome. I'm good. Thank you very much. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सोफिया, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी यंग एज में आपको मुसन्निफ बनने का ख्याल कैसे आया? शौक था स्टार्ट से ही या सोचा हुआ था? बहुत ज़्यादा शौक था मुझे ये ऑथर बनने का, बिकॉज मेरा राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्कूल लेवल से मुझे एसेज और कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह ये सारी चीज़ें करने का बहुत शौक था। तो उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब खुद भी कुछ लिखना चाहिए। अच्छा, फिर आपने लिखना शुरू किया। आपकी जो बुक्स हैं, आई वेयर अ विग, द स्किन एंड अदर लेयर्स एंड सनशाइन, 3 बुक्स हैं, राइट? तो ये इन तीनों जो किताबों के मौज़ूआत हैं, क्या ये आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक हैं, जो आपको पसंद है उसके ऊपर आपने लिखा, या फिर आपने सोशली देखा कि किन चीज़ों के ऊपर लिखना चाहिए एंड देन आपने इन टॉपिक्स को ऑप्ट किया? थोड़ा सा बुक्स के हवाले से बताइए हमें। श्योर। मेरी जो पहली बुक है आई वेयर अ विग, वो बेसिकली साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के बारे में है, बिकॉज ना सिर्फ ये मेरा इंटरेस्ट है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, बल्कि ये एक सोशल नीड भी है इस वक्त, स्पेशली आजकल के ज़माने में, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाते हैं अपने बुखार को लेकर, लेकिन अगर कभी किसी को किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है या कोई एंजाइटी होती है तो वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। तो आई वेयर अ विग जो है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन इस बुक में बताया गया है किस तरह उनसे स्ट्रगल किया जा सकता है, किस तरह उनके साथ कोप किया जा सकता है, एंड फाइनली देयर इज अ लेसन इन द एंड। द स्किन एंड अदर लेयर्स जो कि मेरी सेकंड बुक है, वो पोइट्री है। मुझे पोइट्री भी करने का शौक है, तो उसको मैंने अपनी पोइट्री बुक बनाया। और जो तीसरी बुक है मेरी सनशाइन, वो बेसिकली बच्चों के लिए है कि बच्चों की ज़िंदगी में खुशी कितनी मैटर करती है और कितना ज़रूरी है बच्चों को खुश रखना, उनसे खुशी की बातें करना। सो ये है मेरी 3 बुक्स के मौजूद। लवली लवली। अच्छा सोफिया, चूंकि अभी हम बता भी रहे थे कि यूके के एक पब्लिकेशन हाउस ने आपकी बुक पब्लिश किया, सो कैसे एहसासात थे, किस तरह से आपने रिएक्ट किया जब आपको पता चला, आपसे राब्ता किया गया? शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज मेरी बुक को एक्सेप्ट होने में ही 2 साल लगे थे। तो ये एक बहुत टफ टाइम पीरियड था, बिकॉज इसमें काफ़ी लेट्स से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े इस तरह के, जिसमें क्योंकि जितने भी पब्लिशिंग हाउसेस हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या वो सेल्फ पब्लिशिंग हो, उनमें ये होता है कि कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं किसी भी एक बुक को एक्सेप्ट होने में। और क्योंकि इंटरनेशनली आप बिकॉज उस इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे होते, तो एक चीज़ जो नई मुझे पता चली वो ये भी थी कि अगर आपकी बुक एक्सेप्ट नहीं होती तो आपको ईमेल नहीं आती वापस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद बिल्कुल जब मुझे लग रहा था कि अब मेरा होप खत्म हो गया है, तो उसी दिन मेरे पास ऑथर हाउस यूके से कॉल आई थी कि मेरी बुक एक्सेप्ट हो गई है, और मैं इतना एक्साइटेड थी कि उनको सबसे पहले मैंने येस कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ मैंने बुक पब्लिश की अपनी। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। अब ये बताइए कि अब आपकी जो आपकी कहना चाहिए रीडर्स हैं आपके, वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो दुनिया भर के लोग हैं। तो ऑब्वियसली जब आप खित्ता तब्दील होता है, जिस तरीके से लोगों के बारे में फोकस आपका तब्दील होता है, तो मौजूआत भी बदलते हैं, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रहे होते हैं उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है, क्योंकि हर जगह पे रहने वाले लोगों के अपने मसाइल हैं, उनके अपने सॉल्यूशंस हैं, उनका अपना एक स्टाइल ऑफ लिविंग है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बीइंग एन ऑथर आपको कितना चैलेंजिंग लगता है ये, जब एक कैरेक्टर को आप बिल्ड कर रहे होते हो? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज देखें मेंटल हेल्थ एक ऐसा मौजू है जो इस वक्त सारी दुनिया में जिसके बारे में बात करने की बेहद ज़रूरत है। सो इस हवाले से तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन अब अगर जैसे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स में मैं इस तरह की बातें करना चाहती हूँ जो बाहर के लिए भी एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद इन पाकिस्तान सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये एक कल्चरल डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा एक फैक्टर मुझे लगता है जो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सोफिया, साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपकी बुक को जो के लिए एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी टाइम पीरियड लगा, और आप जैसे बहुत सारे कई ऑथर्स को इस तरह के प्रॉब्लम और चैलेंजेस होंगे स्टेट लेवल पर, या कोई सजेशन आपको लगता है कि आपको कहाँ पे चैलेंज फेस करना पड़ा एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से, या ओवरऑल भी? हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर इसको मैंशन कीजिएगा। श्योर। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बुक लिखना है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इस नियत से बुक लिखना छोड़ देते हैं कि क्या हमारी बुक कभी पब्लिश हो पाएगी, क्या दुनिया उसे एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या हमें इतनी रीडरशिप मिलेगी। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को जो है स्पेशली पाकिस्तान में ऐसे इदारे खोलने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए स्पेशली यूथ को, कि अगर किसी का लिखने में इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट इस वजह से ना छोड़ दे कि कभी हो सकता है मेरी बुक पब्लिश ना हो पाए। सो बिकॉज मैंने भी जो मेरी सबसे पहली अप्रोच थी वो इंटरनेशनल थी, बिकॉज ऑलमोस्ट 2016 की ये बात है जब मैंने अपनी बुक
पे काम से स्टार्ट करना शुरू किया और उसको बहुत सारी जगहों पे सबमिट करना शुरू किया अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स को, तो उस वक्त मेरे पास कोई लोकल प्लेटफॉर्म नहीं था और मुझे अवेयरनेस भी नहीं थी, बिकॉज अब तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए, बहुत सारे लोगों ने खुद ये प्लेटफॉर्म शुरू कर दिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जो बहुत, जितनी भी यूथ है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो मिडिल एज लोग हों, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, जो अपना किसी भी किस्म का टैलेंट, ना सिर्फ लिखना, बिकॉज लिखना एक ऐसा शोबा है जो अभी हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहा, सो इस वजह से मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे पास ऐसे इदारे होने चाहिए जो हमें प्रमोट कर सके। इदारे तो सोफिया नेशनल बुक फाउंडेशन है, ये एकेडमी ऑफ लेटर्स है, ये मौजूद हैं, लेकिन ओबियसली वो इफेक्टिवनेस उनकी जो है ना, वो जिस तरफ आप इशारा करिए वो उतनी नहीं है कि जो नए राइटर्स को उस तरह से सपोर्ट कर सके। तो मैं आपसे चाहूँगा, जिस तरीके से आपने अपना सेल्फ रिलायंस का मुजाहरा करते हुए आपने खुद से बुक लिखी, एक चीज़ क्रिएट की, फिर उसके बाद आपने ऑथर हाउस यूके को खुद से भेजा ताकि वो एक्सेप्ट हो और वो उसके बाद छपी, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी और इसमें बड़ा पेशेंस भी आपको चाहिए। जाहिर बात है, एक बुक या आपकी कोई भी क्रिएटिविटी होती है वो आपके लिए बहुत ही आपको अजीज होती है, तो बड़ा मुश्किल भी होता है समहाउ। जो लोग नए राइटर्स आपको देख रहे हैं, जो लिख रहे हैं या जो लिखना चाहते हैं, उनको ज़रा कोई गाइडलाइन दीजिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को अच्छे किसी हाउस से पब्लिश करवा सकते हैं। जो आपका तजर्बा है उसकी बेस पे उनको प्लीज़ कुछ बताइए। सो मेरी ये रिकमेंडेशन है तमाम उन राइटर्स के लिए जो लिख रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं और लिख नहीं पाते किसी भी वजह से। सबसे पहली चीज़ तो कभी अपनी राइटिंग को स्टॉप मत कीजिएगा, बिकॉज किसी रीडर को वो बात समझ में नहीं आएगी। देखें, आप लिख रहे हैं, आप जैसी सेम सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे, जो इस चीज़ को पढ़ेंगे भी ज़रूर। और सेकेंड ये कि अपने ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस इतने लिमिटेडली एक्सप्लोर्ड होते हैं कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हमने किस ऑप्शन की तरफ जाना है। पाकिस्तान में बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस आ गए हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन दास्तान, औराक, देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिशिंग हाउसेस दैट हैव स्टार्टेड इन पाकिस्तान। तो हमेशा अपने कंट्री के लेवल से शुरू करें और हमेशा याद रखिएगा कि सबसे प्रेफरेबल जो होता है वो ये होता है कि आप किसी ऐसे पब्लिशिंग हाउस को दें जो होल सोल आपके साथ उस पर मेहनत करने को तैयार हो, बिकॉज बहुत सारे स्कैम पब्लिशिंग हाउसेस भी होते हैं। और तो इस चीज़ को ज़रूर अपने ध्यान में रखें एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सोफिया, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा बनी है। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतना ज़बरदस्त काम किया और इंटरनेशनली बुक्स लिख कर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। ऐसे बहुत सारे नए ऑथर्स हैं जिनको प्रमोशन की, जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इनकी बुक्स हमने आपको दिखाई हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको खरीदिए, पढ़िए और उनको फीडबैक भी दीजिए। और जो लोग नए लिखने वाले हैं, खास तौर पे जैसे कि सोफिया ने भी कहा, एक तो लिखना मत छोड़िए, दूसरी उम्मीद मत छोड़िए, और तीसरा ये कि कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपकी जो भी आपने लिखा है उसको पब्लिश हो और वो लोगों तक पहुंचे। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो भी लोग हमें अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। ज़बरदस्त जनाब, वीडियो जितनी अच्छी है उतनी खूबसूरत आवाज़ है। और ये जो गाना आप सुन रहे थे ये है नताशा नूरानी का, जो कि बतौर गुलकार, कंपोज़र और स्क्रिप्ट राइटर, उसके साथ साथ वॉइस ओवर फनकार के तौर पर भी काम कर रही हैं। पॉप म्यूज़िक की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने गायकी बाकायदा तौर पर सीखी और बेशुमार म्यूज़िक स्टूडियोज़ को भी बतौर सरबराह उन्होंने चलाया। हाल ही में उन्होंने अपनी जो एल्बम है रौनक, उसका पहला गाना छोड़ो रिलीज़ किया, जो आपने सुना है। बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त इस गाने को वेलकम भी किया गया है लिसनर्स की जानिब से, जो म्यूजिक लवर्स हैं उनकी जानिब से। और नताशा इससे पहले भी बहुत अच्छे गाने गाई हैं, लेकिन ये गाना और ये गाना वैसे सुनने से तो ताल्लुक रखता ही है, लेकिन मैं इस गाने के जो सेट्स हैं और जिस तरीके से शॉट्स इसके अंदर लिए गए हैं, विजुअल्स हैं, वो बड़े इंप्रेसिव हैं। नताशा से बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नताशा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। ग्रेट टू हैव यू। टाइटल ही बड़ा डिफरेंट है आपके गाने का, मतलब जब छोड़ो आपके गाने को सर्च करें यूट्यूब पे तो सिर्फ आपका ही गाना सबसे ऊपर आ जाता है। तो इस टाइटल के पीछे क्या है? और इसमें हमें एक लड़की है जो कि मुख्तलिफ शॉट्स के अंदर, यानी कि आप खुद मुश्किलात का सा शिकार नजर आती है। कॉन्सेप्ट क्या है गाने का? गाने का ये कॉन्सेप्ट है कि जो ज़िंदगी में तकलीफ दे रिश्ते में हम सब फंस जाते हैं, जो एक मुश्किल माहौल होता है घर का, दोस्तों का, जैसे भी हो, तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप काफ़ी उसके अंदर आगे पीछे होता है, बैक एंड फोर्थ होता है। तो ये गाना उस माहौल के बारे में है। तो वीडियो के अंदर भी वही आप देख सकते हैं कि मैं एक जाल में फंसी हुई हूँ या मैं एक झूले पे आगे पीछे हो रही हूँ। तो काफ़ी छोटे से इस तरह के सिम्बल्स हैं जो लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जबरदस्त। वैसे बहुत जबरदस्त विजुअल्स भी हैं, आइडिया कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। रिस्पांस कैसा आ रहा है नताशा इस गाने का?
जबरदस्त आ रहा है, इट्स ग्रोइंग यू नो इन अ वंडरफुल वे। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो यू नो दिल खोल के यू नो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड यू नो दे आर लीविंग लॉन्ग मैसेजेस एंड लॉट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल आर रीचिंग आउट टू मी व्हिच मेक्स मी फील ग्रेट। बट माशाल्लाह से इट्स बीन फैंटास्टिक। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस विद मोर पीपल। That's great. So what made you write this song, Natasha? ऐसा क्या था आपको लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको इस गाने को लिखने पे मजबूर किया, या ओवरऑल जो एक आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन होती है सोसाइटी के अंदर उसने आपको माइल किया कि आप इस किस्म का गाना लिखें? एज एन आर्टिस्ट तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिख रही होती हूँ। तो आई थिंक ये गाना मैंने 2 साल पहले लिखा था, एंड उस वक्त आई वाज गोइंग थ्रू यू नो अ रफ टाइम विद अ कपल ऑफ पीपल इन माय लाइफ। तो आई थिंक ये उसके हवाले से गाना लिखा था, एंड आई थिंक नाउ होपफुली पीपल कैन फाइंड देयर ओन मीनिंग। वो अपना ही मतलब इसमें ढूंढ सकते हैं और इंशाल्लाह सुकून उनको भी मिलेगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा नताशा, चूंकि आपने अपने म्यूज़िक जॉनरा के हवाले से भी हमें बताना है, आपको बेसिकली इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? क्योंकि ये तो हमें आपने पॉप की बाकायदा जो के लिए ट्रेनिंग भी ली है, सो उस हवाले से भी बताएं। और अब फर्दर आप किस तरह के गाने लॉन्च करने का या उनको मंजराम पे लाने का प्लान रखती हैं? बिल्कुल, तो मैं काफ़ी देर से रॉक म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखती हूँ। पॉप म्यूज़िक तो है ही है, वो स्पेशली वीलो और इस गाने के साथ तो वो भी एक एक्सपोजर उसका मिल गया है। आई थिंक जॉनरा वाइज आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इज़ दैट आपको यू नो यू वोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इंशाल्लाह आई बी वर्किंग ऑन मल्टीपल जॉनरास एंड अलग अलग साउंड्स होपफुली ज़िंदगी में एक्सप्लोर करने, ताकि एक ही साउंड के साथ ना फंस जाऊँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की है साउंड के हवाले से। मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था कि जो साउंड आपका गाना प्रोड्यूस कर रहा है, या इससे पहले भी आपका एक गाना आया था, वो भी मैंने सुना, वो बड़ा डिफरेंट साउंड है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कंटेम्प्रेरी साउंड नॉर्मली आर्टिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं, शायद 1-2 मैं नाम नहीं लूँगा, वो अच्छा इस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्या इंटरनेशनली यू नो बाहर इसको रिकॉर्ड करना बेहतर सिस्टम्स के ऊपर, या फिर आपकी अपनी साउंड सेंस इस पे काउंट करती है? टेक्निकली ज़रा इस बारे में हमें बताइए। जी जी बिल्कुल। तो टेक्निकली आई थिंक इट्स अबाउट द प्रोड्यूसर्स यू वर्क विद। ये गाना अब्दुल्ला सिद्दीकी और मैंने साथ इसको को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि इसकी जो मौसीकी है, इसकी जो ताल है, ये सारी चीज़ें इसको बैलेंस करना मेरी आवाज़। इंटरेस्टिंगली ये बात है कि मैंने ये तो अपने कमरे में रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे पास अच्छा माइक्रोफोन है। और इसको मिक्स मास्टर भी आप ही नहीं किया? मिक्स इसका किया हुआ है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और मास्टर इसका हमने बाहर से करवाया है। ऑलराइट। तो वो जो मास्टरिंग टेक्निक्स हैं वो हमें नजर आती हैं टेक्निकली गाने के अंदर के बहुत बेहतरीन तरीके से हुई हुई हैं। दूसरा इसी से लिंक मेरा क्वेश्चन कमर्शियल म्यूजिक के हवाले से है, क्योंकि इस तरह की म्यूजिक की एक बड़ी लिमिटेड ऑडियंस होती है, बड़ी एक नीश ऑडियंस भी मैं कहूँ तो समहाउ गलत नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना ज़बाने ज़द-ए-आम होने वाले गाने ये नहीं होते। तो आपने ऐसा ही म्यूजिक करना है या कुछ ऐसा करना है जो डिस्को दीवाने टाइप, जो सब सुने और सब गाएं, ऐसा भी हो सकता है? आई थिंक हर किस्म का म्यूजिक करना है। जो दीवाने टाइप यू नो कमर्शियल म्यूजिक है, वो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आई थिंक मेरी फ़ैन फॉलोइंग भी एक अलग यू नो सेक्टर के इट विल डेवलप देयर, एंड आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ म्यूजिक तो मैं खुश होती हूँ सुन के, तो आई थिंक अपने लिए तो बनाऊंगी है। ठीक हो गया। अच्छा नताशा, आप हमारे साथ हैं, जो कि हमने आपका गाना स्टार्ट में तो प्ले किया, हम चाहेंगे इस गाने के अलावा अगर आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे देखने वालों के लिए। इज इट पॉसिबल फॉर यू? Yes, absolutely. मैं आपको थोड़ा सा इस गाने के अबू तो अबू धाबी से यहाँ तक जरा थोड़ा हाँ थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मेक श्योर कि हमें फील अच्छी आए। बिल्कुल। आपने ये गाना सुना है कोई और? Anything you want. Okay, okay, perfect. Baby, baby, कल मान जा, क्या बुरा हो जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी। Baby, baby, कल मान जा, प्यार भी दीवानगी भी और हम भी। वाओ! और इस गाने को 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं YouTube के ऊपर। ज़बरदस्त नताशा। अच्छा, अब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक और बात, जो यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं जो कि गाना चाहती हैं, सिंगिंग करना चाहती हैं, मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें, किस टाइप का म्यूज़िक करें, कैसे ट्रैक करें। आप ज़रा उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए, अपना एक्सपीरियंस जो रहा आपका अपनी जर्नी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स स्पेशली फॉर यंग गर्ल्स इट्स हार्ड, क्योंकि आपको स्टूडियो एक्सेस नहीं मिलती, कई लोगों को इजाज़त नहीं मिलती। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल सबके पास यूट्यूब है, सबके पास इंटरनेट है, और सबसे ज़रूरी चीज़ सबके पास ऑनलाइन एक कम्युनिटी है। तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ढूंढें पाकिस्तानी वुमेन के जो ग्रुप्स होते हैं म्यूजिशियंस के, आप उनके साथ कनेक्ट करें, उनसे फॉलो करें, उनसे एडवाइस लें। बेशक अगर कोई देयर सम यंग गर्ल्स हु आर वाचिंग, प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो,
जहाँ भी सोशल मीडिया पे है, I'd be happy to help you through. लेकिन वॉच जितने भी आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो ऑनलाइन, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो एंड रीच आउट टू अदर वुमेन इन द कम्युनिटी. They'll be happy to help. अगर हमारे पास टाइम है तो मैं एक सवाल और करूं? बिल्कुल. एक टाइम है हमारे पास. अच्छा नताशा, ये एक म्यूजिक गाने वाले के लिए, एक वोकलिस्ट या एक सिंगर के लिए जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है म्यूजिक की, म्यूजिक बनाने के लिए, जैसे आपने कहा आपने कमरे में खुद रिकॉर्ड किया, ओब्वियसली उसके अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, साउंड की टेक्निकलिटीज होती हैं, ये जानना कितना ज़रूरी है आजकल एक सिंगर के लिए कि उसको बैक एंड नॉलेज भी हो गाने के अलावा, आवाज़ अच्छी होने के अलावा? बहुत ज़रूरी है. आई थिंक अब क्योंकि आपकी पहले तो होता था एक ज़माने में कि आपको स्टूडियो बुक करना होता था, वहाँ आपको स्टूडियो टेक्नीशियन चाहिए होता था, उस पर पैसे बड़े लगते थे. अब सब पैसे बचाएं, सारी चीज़ें खुद सीखें, सारी इन्वेस्टमेंट खुद करें, ताकि अगेन लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, ना तो ऑब्वियसली फंडिंग होती है, हर किसी के पास अब रिसोर्सेज नहीं होते. तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो बेसिक्स हैं, एक तो सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री भी मिल जाते हैं, ये जो माइक्रोफोन्स वगैरह हैं इसमें थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कर लो, 30-40 हज़ार में आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी एक माइक्रोफोन से, तो उसका कोई मसला नहीं होगा. बिल्कुल. तो आप नताशा एक और सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगी. नॉर्मली हम देखते हैं कि जब यंग सिंगर्स आते हैं, जिससे आपने कहा उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें आपने भी एक में अपना सॉन्ग किया, अब उन्होंने यंग सिंगर्स को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं. डू यू अग्री कि अब एक्सेस लोगों तक आपके गानों की, आपकी अपनी कॉम्पोजिशन की, आपकी अपनी सॉन्ग राइटिंग की ईजी हो गई है? इज़ इट अ गुड साइन और इज़ इट अ बैड साइन? I think it's a good sign कि ये सारे platforms are looking at younger voices. I think ज़रूरी है और वक्त आ चुका है कि younger voices भी, नए ताज़े आवाज़ें भी आएँ. लेकिन I don't think कि इतना बड़ा impact है कि अगर मैंने वो एक गाना कर लिया तो उसके बाद बस मेरे लाखों डेढ़ों views आएंगे एक दिन में, या मैं कोई सुपरस्टार बन जाती हूँ. I think बहुत सारे इस तरह की प्लेटफॉर्म्स चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरह के काइंड ऑफ आप जैसे आर्टिस्ट की अच्छी बात ये है कि वो उस टाइप का म्यूजिक, उस टाइप का आर्ट करते हैं जो वो करना चाहते हैं, और बेसिकली आर्ट होता ही वो है कि आप लोगों तक वो पहुंचाएं जो आप करना चाहते हैं, ना कि एक भेड़ चाल चलें कि जो बाकी लोग करें वो करें. तो इट्स वेरी गुड. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सॉन्ग. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. नताशा हमारे साथ मौजूद थी और ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी हमें ज्वाइन किया, और इनका जो गाना है, उनकी रौनक, जो इनकी एल्बम है उसका गाना है छोड़ो, और आजकल सोशल मीडिया में खासा पॉपुलर. इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. अब बात करेंगे ओलंपिक्स की तारीख में पहला मौका है कि बैडमिंटन के खेल में कौमी चैंपियन माहूर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी. जी हाँ, ऐसे इरादों के साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 2017 से मुसलसल कौमी चैंपियन रहने वाली माहूर का कहना है कि ओलंपिक्स में शिरकत करना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है. बिल्कुल. और 24 साल कौमी नंबर 1 माहूर शहजाद ये भी कहती है कि ओलंपिक्स में शिरकत की तस्दीक के बाद कोच इमरान की ज़ेरे निगरानी खुसूसी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है. टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत यकीनी बनाने में POA के सदर सैयद आरिफ हसन और पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं वाजिद अली, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है. और आपको याद होगा कि हमारे स्टूडियोज़ में भी आ चुकी है हमारे साथ नेशनल चैंपियन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. माहूर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया ये तो, और बहुत ही खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तान की तरफ से यू गोना बी द फर्स्ट प्लेयर जो कि ओलंपिक्स में जा रही है, और इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई एक्साइटमेंट हो नहीं सकती आप जैसे प्लेयर के लिए. व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल. जब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था तो मैं उस वक्त पापा ने मुझसे कहा था कि अगर तुमने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो ज़रूर इस बैडमिंटन को एज अ करियर परस्यू करो. और फिर तभी से मैंने सोचा हुआ था कि मैंने पाकिस्तान में बैडमिंटन में ऐसा कुछ करना है जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वो करने में सक्सेसफुल भी हुई हूँ. आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स. आई एम रियली हैप्पी about that. ठीक हो गया. अच्छा माहूर, ऑब्वियसली अब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही है. मेरे ख्याल से आप समेत हम सब भी बहुत एक्साइटेड है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है. सो उसको किस तरह से टैकल कर रही है? जी बिल्कुल. ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ओलंपिक्स में खेलूंगी. इतना बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट में फर्स्ट टाइम खेलने जा रही हूँ, तो मैं नर्वस भी हूँ, और मुझे ये भी है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग अच्छी से करनी है, ताकि क्योंकि लोगों की जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप लोगों की आपके इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं. तो मेरा यही है कि मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरूँ और इंशाल्लाह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ ओलंपिक. अच्छा, आप चूंकि अभी रिसेंटली भी और पहले भी इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुकी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी किए हैं, तो ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन किस तरीके से व्हाट डू यू थिंक डिफरेंट होने वाली है माहूर? कितना चैलेंजिंग होने वाला है?
क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर वर्ल्ड के सारे टॉप 41 प्लेयर्स खेल रहे होंगे, तो आपका पहला मैच किसी टफ प्लेयर से, मतलब वर्ल्ड के टॉप 10 से भी आ सकता है। तो भी जाहिर सी बात है, जब टॉप के प्लेयर से खेल रहे होते हैं तो उसका अपना प्रेशर होता है, नर्वस होती है, तो उसको कंट्रोल रख के खेलना पड़ता है। और फिर मतलब आप कोई भी चांस नहीं ले सकते, कोई भी शॉट आप मिस नहीं कर सकते, आपको तो हर शॉट पॉजिटिव होकर खेलना है। ठीक हो गया। अच्छा माहौल, अब ट्रेनिंग की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब आप जिस तरह खुद भी बता रही थी कि आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी कर रही हैं, तो अभी क्या स्केड्यूल है आपकी ट्रेनिंग्स का? अब फिलहाल मतलब ये अनाउंसमेंट होने से पहले मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कराची में लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्ट है। तो वो तो मैं क्या करती हूँ प्री क्लब का, कि उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी हुई थी खेलने के लिए। और लेकिन ये था कि मैं सिर्फ कोच के साथ खेल रही थी, तो मुझे और जो बाकी मैच के प्लेयर्स होते हैं उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिला। तो मुझे अभी फिलहाल जो मैं चीज़ लैक कर रही हूँ वो ये है कि मुझे डिफरेंट हैंड से खेलने का मौका नहीं मिला है, और मैच एक्सपीरियंस बिल्कुल मैच टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 to 4 months में मैंने कोई टूर्नामेंट ना नेशनल लेवल पे खेला ना इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। तो अभी मेरा जो 1 month है ये ओलंपिक्स में, उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं लाहौर या इस्लामाबाद जाऊं और वहां पे जो जितने भी डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलूं, ताकि मैं जो अपना मैच टेम्परामेंट है वो गेन करूं। अच्छा, अब हमें उस मोमेंट के बारे में आप बताएं जब कल आपको पता चला, क्योंकि हमें तो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला और मैंने उस पर आपको विश भी किया था, बहुत ही ज़बरदस्त खबर थी। आपको जब पता चला तो उस वक्त क्या फील थी, क्या एहसास था और कैसे पता चला दैट यू गोना बी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स 2021? रात के 9 बज रहे थे और मैं तब ट्रेनिंग करके तब क्लब में तो तब मेरे पास जो हमारे सेक्रेटरी है मिस्टर वाजिद अली ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन, तो उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। और फिर वो काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने कहा कि अपने घर वालों को तुम खुद नहीं बताओ, मैं फोन करके बताऊंगा। तो मतलब इस बात की खुशी ना कि सिर्फ मुझे या मेरी फैमिली बल्कि पूरे जितने भी फेडरेशन के लोग हैं, जितनी भी पूरी बैडमिंटन कम्युनिटी है और पाकिस्तान सबको बहुत ज्यादा खुशी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच माहौर, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जबरदस्त सा खेले वहाँ पे, आप हमारा नाम रोशन करें। और 2 क्या आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, इस पहले परफॉर्म पे जाके खेलना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अच्छा सा परफॉर्म करें, ये बेस्ट विशेज है आपके लिए हम सब की, और आप पाकिस्तान का नाम और गोल्ड लेके आए पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एक्सप्रेसो। महूर शहजाद हमारे साथ मौजूद थी और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? बॉक्सिंग की दुनिया पर राज करने वाले वन एंड ओनली लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली साहब की, जिनके मद्दाह आज उनकी 5वीं बरसी मना रहे हैं। और अब हम एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, और उसके लिए होती है हमारे साथ खुशी बाट। खुशी, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप और क्या बताने वाली हैं? थैंक यू अर्मिला। आज मैं आपको अपर बॉडी की एक्सरसाइज बताऊंगी। आई नो इट्स बिन अ वाइल, हमने अपर बॉडी की कोई एक्सरसाइजेज नहीं की, सो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एक्सरसाइज। आर्म्स की भी करवाऊंगी, शोल्डर्स की भी करवाऊंगी। इट्स गोइंग टू बी शोल्डर एंड आर्म्स टुडे। सो वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, हमें एक पेयर डंबल का चाहिए। आई होप सबके पास होगा, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ देम एट होम। जो बिगनर्स हैं वो लाइट वेट यूज़ करें, लाइक 2 to 3 kg। जो बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो 5 to 6 kg यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। इट्स गोइंग टू बी शोल्डर प्रेसेस, single arm, one arm would be straight and complete the 10 reps. Elbow would be parallel to your shoulder and 10 reps. As you extend, you breathe out. Extend means when you lock your elbow, you breathe out. Breathe in, breathe out. As you complete one side, 10 reps, then start the other one. Okay, second would be for your biceps. I'll give you 5 to 6 exercises for your upper body. These are called pair curls with single dumbbell. As you pull the weight up, you breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. ये आपके biceps के लिए है exercise. Okay, next we're going to do triceps. It's going to be overhead extensions. आपके बिल्कुल fingers के बीच में होना चाहिए dumbbell, ठीक है? Elbows will be right close to your forehead. And breathe in. As you lock your elbows, this is called extension. Lock करेंगे elbows को, इसको extensions कहते हैं. तो as I say extension, it means lock your elbows and breathe out and contract your muscles. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Okay. It's going to be for your traps. Fourth exercise would be for your traps. Breathe in. 10 reps each side. आपने एल्बो को सीलिंग की तरफ लेके जाना है,
ठीक है, बाहर नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 ईच साइड, वी कैन डू बोथ टुगेदर। अगर लाइट वेट है तो आप दोनों साथ इकट्ठे कर सकते हैं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज एक और बताऊंगी आपको, इट्स गोइंग टू बी किक बैक्स, दैट्स फॉर द ट्राइसेप्स, क्योंकि एवरीबडी वांट्स देयर ट्राइसेप्स, देयर फ्लैप टू गेट ओके एज वेल, सो इट्स गोइंग टू बी सॉरी किक बैक्स, एक्सेल, वैसे मैंने आपको बताया था एल्बोज लॉक होंगी तो एक्सटेंड होगा आपका आर्म। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale. Okay, guys, these are like 10 to 20 reps each. 4 to तकरीबन 5 राउंड्स करने हैं आपने। इट विल बी वेरी इजी। शुक्रिया कि अर्ली मॉर्निंग आपने इतनी अच्छी एक्सरसाइज बता दी। अब अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे। अब आपने देख लिया, कर भी लीजिएगा, खाली देखना नहीं था, ये करने के लिए। अच्छा जी, लेकिन इसके साथ साथ आज इमरान आपने नोटिस किया कि हमारे शो में तमाम जो गेस्ट थे वो खवातीन थी। आज हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सख्त डोमिनेंस चल रही है हमारे शो में खवातीन पार्टिसिपेंट की, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। यस, हम अच्छा लगता है कि जिंदगी के हर शोबे में खवातीन और यंग गर्ल्स सामने आ रही हैं और अपना आप मनवा रही हैं। और ये आपको सिर्फ एक्सप्रेसो में मिलेगा। यस, सामने लेके आ रहे हैं। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप नाश्ता कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।